हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आई है, ठीक है। उसमें जो आपके लास्ट 30 दिन जो बचे हुए हैं उसके लिए मास्टर प्लान आपके सामने है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने अभी तक कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी है तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो इस वीडियो में शुरू से लेके बिल्कुल अंत तक टिके रहना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और जो जो आपको रणनीति में बताई जाएगी उन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 2013 से लेके 2020 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं और किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से मुख्यतः प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमने उन टॉपिक्स को इसमें डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपको 2013 से 2019 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, मुख्यतः जिन टॉपिक की संभावना अधिक है इस बारी, हमने सिर्फ उन टॉपिक को टच किया है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे हमारा मास्टर प्लान क्या है, हमें 30 दिन कैसे प्रयोग करना है, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं इसी ऊर्जा के साथ। चलिए, सबसे पहले हम वैकेंसी के ऊपर बात करते हैं, जो रिक्तियां हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पता होगा, लेकिन एक बारी ससरी निगाह से आप एक बारी देख लें कितना टोटल पोस्ट है दोस्तों। 60,244 पोस्ट हैं टोटल। एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ इसका, इट शुड बी लाइक रेड, ओके। तो 60,244 पोस्ट हैं और इसमें देख लीजिए, अगर आप बात करें सामान्य पोस्ट तो लगभग 24,102 हैं। अगर अन्य पिछड़े वर्ग की बात करें तो इसमें 16,264 पोस्ट हैं। अगर आप बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का तो उसके लिए 6,024 पोस्ट हैं। बाकी अनुसूचित जाति के लिए 12,650 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रिक्तियां आपको दी गई हैं और क्या क्या चाहिए आपने फॉर्म डालते वक्त आपको पता होगा, फॉर्म तो आपने डाल ही दिया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे की कड़ी में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने बताया, आप एक कॉपी लीजिए, पेन उठाइए और यहाँ पे ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो अपने रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से में एक ग्राफ ऐड कीजिए, ठीक है। एक पेज पे जैसे ये स्ट्रेटजी बनी हुई है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया है कि भूगोल से 2013, 2018, 2019 में जो दोनों सेट हुए हैं, ठीक है, दोनों पेपर हुए हैं, उसमें जो क्वेश्चन का एवरेज है वो क्या है। इतिहास में कितना रहा है, ठीक है, अर्थशास्त्र में कितना रहा है एवरेज, उसके बाद राज्य व्यवस्था का क्या वेटेज रहा है एग्जाम में, उत्तर प्रदेश विशेष का क्या वेटेज रहा है, पर्यावरणीय विज्ञान का क्या वेटेज रहा है, ये मुख्य विषय है, ठीक है। करंट अफेयर की जो स्ट्रेटजी है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर दोस्तों होता है डमाडोल, उसमें जो मुख्य टॉपिक्स हैं सिर्फ हम उनके ऊपर बाद में एकदम वीडियो के अंत में बात करेंगे कि आपको करंट अफेयर जो 30 दिन में है वो क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और रही बात दोस्तों हिंदी की, तो हिंदी देखिए पूरा का पूरा हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी के टॉपिक्स के ऊपर बात ही नहीं करना। आप हिंदी अगर पूरा का पूरा तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हिंदी में कुछ भी नहीं छोड़ना है, हिंदी पूरा पढ़िए जितना सिलेबस है, ठीक है। अब ये बात रही है सामान्य अध्ययन की, किस टॉपिक से कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अधिक बन रहे हैं। आप 30 दिन में इतने कम दिनों में कैसे अपने 38 नंबर का जो सेक्शन है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए भूगोल में जैसे हमने देखा कि मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि सबसे अधिक जो भूगोल से प्रश्न बने हैं नदियों से बने हैं, फिर वायुमंडल से बने हैं, फिर मानसून से बने हैं, सौर मंडल से बना है, पृथ्वी पर्वत से बना है, रेगिस्तान से, दर्रे से, ठीक है। तो जिनका जैसे वेटेज है मैंने उसी सीक्वेंस में रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने मेन सेक्शन पे, यानी कि भूगोल से जो जो प्रश्न पूछे गए हैं 2013, 18, 19 के पेपरों में, ठीक है, उनको देखेंगे। इतिहास से जहां जहां प्रश्न पूछे गए हैं वो देखेंगे और आप मेरे साथ साथ क्या करना, जैसे जिस क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो जिस भी विषय से संबंध रखेगा और वो जिस भी टॉपिक से संबंध रखेगा दोस्तों, तो उसे आप अपने इस चार्ट में क्या करना, जैसे मान लो इतिहास से मैंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई टॉपिक बताया कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, रिपीट कर रहा है, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म आप उसमें पॉइंट आउट करोगे, ठीक है। उसमें आप ले जाके मेंशन करोगे कि आपको बौद्ध धर्म नहीं छोड़ना है, जैन धर्म नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो टॉपिक आपके सामने आएंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अर्थशास्त्र में कहां से हैं, राज्य व्यवस्था में कहां से हैं, उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा हिस्सा आपके पुलिस में पूछा जाता है, उन सारे टॉपिक्स पे बात करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन कहां से बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने भूगोल को देखा दोस्तों, ठीक है। तो भूगोल में देखिए पहला प्रश्न, किस
टॉपिक से बना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके नदियों से रिलेट करके बना है 2013 और 2019 में जो प्रश्न बने हैं दोस्तों, ये वहीं से प्रश्न उठाया गया है, ये क्वेश्चन पेपर का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो देखिए आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन अटेंड कीजिए, बहुत अच्छी बात है, सीखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रेटजी देखिए कि आपको भूगोल में सबसे पहले नदियां पढ़ के समाप्त करनी है, क्योंकि नदियों से प्रश्न बन रहा है। तो दोस्तों इसमें 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ब्रह्मपुत्रा को जाके खंगालना है कि ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों निकलती है ब्रह्मपुत्रा चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको जाके पढ़नी है, ठीक है। तो मैं रिवर वाला जब चैप्टर कवर करूंगा तो उसमें मैं कराऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, मैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। लेकिन जो आपकी स्टडी है, आप 30 दिन में, ठीक है, जितना टाइम दे सको आप पढ़ाई पे, अपने टॉपिक ओरिएंटेड आज से पढ़ना, ठीक है, जो टॉपिक्स मैं आपको आज मेंशन कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए हमने देख लिया नदियों से एक क्वेश्चन। अब देखिए ये विश्व भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न है। इग्लू क्या है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है कालाहांडी खानाबदोश द्वारा शिकार किए जाने वाला एक प्रकार का पशु है, ठीक है। बी है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु है। गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इग्लू क्या है, देखिए अगर आपने कभी ग्रीनलैंड का नाम सुना हो, किसका, ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड भारत का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड क्या है बताइए, ग्रीनलैंड क्या है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और वहां पे एक जनजाति रहती है जिसका नाम क्या है, एस्किमो, ठीक है। और वो क्या करती है, बर्फ का झोपड़ी बनाती है, ठीक है, बर्फ का गुंबदाकार एक झोपड़ी बनाती है, उसमें रहती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्या पॉइंट करोगे, आप जाके ज्योग्राफी वाले सेक्शन में क्या देखोगे कि विश्व स्तर पे जो मनुष्य ने, ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, मानव भूगोल में, कहाँ पे मिलेगा, विश्व स्तर पे जो मनुष्य है वो जैसे जहां पे रहना कठिन है उस स्थान पे मनुष्य कैसे रह रहा है, किस प्रकार का वहां पे संस्कृति तैयार कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के टॉपिक्स को जाके टच करना है, लेकिन ये मुख्यतः ये टॉपिक अभी आप लास्ट में पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले रिवर, उसके बाद इन टॉपिक्स पे जाना, ठीक है। अब देखिए फिर से रिवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए ए है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, डी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से, फिर जाती है राजस्थान में, अंततः आके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पे क्या करती है, यमुना से मिल जाती है, ठीक है। तो चंबल नदी यमुना के दाहिने साइड से आकर मिलने वाली एक सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, अगर पूछ ले प्रश्न इसमें आगे बढ़ के कि चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो आप याद रखिएगा बनास, जो कहाँ से निकलती है, राजस्थान से, उसके बाद काली सिंध, ठीक है, कौन सी, काली सिंध, उसके बाद कौन सी है, एक पार्वती, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे मेरे साथ। मैंने जैसे बताया कि आप आज सिर्फ टॉपिक अपने जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है अभी, ठीक है, वीडियो रोक के, उम्मीद है कि आपने स्ट्रेटजी बनाई होगी, ठीक है, तो वहां पे आप टॉपिक मेंशन करेंगे, ठीक है, तभी तो आपने एक मास्टर प्लान मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 12 2013 के पेपर सेट में, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इन्वायरमेंट में भी पूछा जाता है और भूगोल में भी, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। तो देखिए जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है, ठीक है। तो ए है अग्नि सेल में, बी है परतदार सेल में, सी है रूपांतरित सेल में और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परतदार सेल। इसको इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परतदार सेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात,
अब आपने ज्योग्राफी में जाके पॉइंट मेंशन करना है कि आपको चट्टान पढ़ना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो पुलिस एग्जाम में आपसे प्रश्न बनेंगे तो आपसे चट्टान पूछा जाएगा, ठीक है, कि परतदार सेल क्या होती है, अग्नि सेल क्या होती है, अवसादी सेल क्या होती है, रूपांतरित सेल क्या होती है। तो दोस्तों जो परतदार सेल है उसको अवसादी सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप जाके चट्टान अपने भूगोल वाले टॉपिक में मेंशन कर लो कि आपको चट्टान पढ़ने हैं, ठीक है। और डिटेल में नहीं पढ़ो तो भी आप जो चारों विशेष करके हैं, ठीक है, चारों नहीं पहले तीनों पढ़ो, ठीक है। चौथा जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए यहाँ वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो वायुमंडल आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि 2013 से 19 पेपरों में वायुमंडल से रिलेट करके क्वेश्चन 2-3 बने हुए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वायुमंडल इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जा रहा है, तो वायुमंडल जाके दोस्तों पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ पाओ तो एक बार मुझे बताना, कमेंट करना, मैं वायुमंडल पे लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है, तो ए है ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए ऑप्शन इधर उधर हो गया, उससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए सी है नाइट्रोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन। तो दोस्तों अगर वायुमंडल में बात करें कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्रोजन है। कितना? 78%, ठीक है। तो ये आपने तो जान लिया, लेकिन वायुमंडल के लेयर हैं, 5 लेयर हैं, 5 लेयर में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। और वायुमंडल में अगर भाई नाइट्रोजन 78% है तो ऑक्सीजन कितनी है, वो कितनी है 21%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछ ले तो वो कितनी है 0.03%, ठीक है। तो ये आपको ना डाटा हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा वायुमंडल के बारे में और भी जाके पढ़नी है, जैसे उसमें आप जाके देखोगे वायुमंडल में 100 किलोमीटर ऊपर चले जाते हो तो एक रेखा आती है जिसको हम कर्मन रेखा बोलते हैं, ठीक है। वो हमारे क्या है भौगोलिक वेत्ताओं के द्वारा खींची गई है, खींची नहीं गई है, मानी गई है कि हमारे वायुमंडल में 100 किलोमीटर के ऊपर एक क्या है हमारा स्तर होगा जिसको हम कर्मन रेखा कहेंगे, ठीक है। चलिए अब वायुमंडल में बहुत सारी बातें हैं, अगर आपका रिक्वेस्ट होगा तो हम वायुमंडल पे अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। मोटा मोटी बात कर लेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जाके स्ट्रेटजी में भूगोल के वायुमंडल मेंशन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मानसून से रिलेट कर रही है, वायुमंडल से रिलेट कर रही है ना। तो आपके लिए मानसून भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ए है व्यापारिक हवा, बी है पछुआ हवा, सी है मानसूनी हवा, डी है ध्रुवीय हवा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानसूनी हवा। तो आपने सुना होगा कि मानसून केरल में 3 जून को आती है, ठीक है, सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा। और फिर मानसून रिट्रीट होती है, मानसून वापस जाती है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु साइड में वर्षा करती है, ठीक है, ये भी सुना होगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि मानसून हवाएं जाती हैं और वर्ष में एक बारी रिपीट आती हैं, ठीक है। तो मानसूनी हवा, ठीक है। तो आपको जाके मानसून पढ़ना है। मानसून शब्द कहाँ से आया है? मानसून एक अरेबिक शब्द है, ठीक है। और मानसून के बारे में, भारत के मानसून के बारे में आपको जाके पढ़ना है, मोटा मोटी पढ़िएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, कि एक पेज में आपका मानसून कंप्लीट हो जाए। अगर इस पे भी आपका रिक्वेस्ट आता है तो मानसून पे भी हम लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे देखिए ये कहीं ना कहीं आपके विश्व भूगोल से रिलेट करके प्रश्न है, ठीक है। जो आप अंतरिक्ष स्पेस वगैरह पढ़ते हो तो वहां पे ये प्रश्न बनते हैं। अगर आप पर्यावरण में जाते हो, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में जाते हो तो भी ये टॉपिक आपको मिलता है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? अब बताइए, ए है पृथ्वी का घूर्णन, बी है ध्रुवीय उच्च वायुभार, सी है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, डी है अनियत वाही हवाएं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है जिसकी वजह से क्या होता है पृथ्वी पे जो समुद्रों में जल है वो उछल के एक भागने की कोशिश करता है, ठीक है, जिसको हम ज्वार कहते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा, ठीक है। तो उसका प्रयोग करके क्या करते हैं कुछ देशों में लोग उसको मैकेनिकल ऊर्जा के रूप में प्रयोग करके उससे बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप जाके ज्वार भाटा, सबसे बड़ा ज्वार भाटा कहाँ पे आता है, सबसे अधिक ज्वार भाटा कहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये जाके आपको पढ़ना है, ठीक है। वैसे फंडी की खाड़ी फेमस है सबसे अधिक ज्वार भाटा के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ना क्रिस्टल क्लियर हो, इसलिए एक लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपका डिमांड होता है तो इस पे भी आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है? अब बताइए, ए है सब्जी के नाम,
बी है मरुस्थल, सी है चक्रवाती तूफान, डी है शीतोष्ण घास के मैदान। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि मरुस्थल। जो गोबी है, कालाहारी है, अटाकामा है, ये सहारा है, ये क्या है, ये मरुस्थल के नाम है। यानी कि डिजर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, ठीक है, रेगिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये टॉपिक आपके भूगोल में भी है और पर्यावरण में भी है, ठीक है। तो ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, तो आप जाके दोनों जगह से कवर करेंगे, ठीक है। पर्यावरण में जाएंगे तो डिजर्टिफिकेशन के लिए जो अभी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, और जो समिट हो रहे हैं उनको पढ़ोगे आप, ठीक है। और अगर आप जाते हो भूगोल की दृष्टिकोण से तो आप देखोगे कि डिजर्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और ठंडे डिजर्ट कहाँ है, उसके बाद गर्म डिजर्ट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जाके मेहनत करना है, ठीक है। तो आज सिर्फ स्ट्रेटजी पे डिस्कस होगा दोस्तों, तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, और कितना पढ़ना है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए, ये सीक्वेंस सिर्फ वो सीक्वेंस है जो पेपर में सीक्वेंस था, ठीक है। ये आप नंबरिंग नहीं करोगे कि 1 2 3 ऐसे नहीं, ये उस क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। फिर से नदी आ गई है ना, तो नदी अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए, गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, तो नहीं बनाती है। यहाँ पे क्या है प्रश्न, नहीं बनाती है। तो गंगा बनाती है, बिल्कुल बनाती है, महानदी बनाती है, कावेरी बनाती है, नर्मदा नहीं बनाती है। तो दोस्तों याद रखना, भारत में जो पश्चिम घाट की तरफ नदियां गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, लेकिन जो पूर्व घाट की तरफ नदियां गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और क्यों बनाती हैं, इसके लिए आप रिवर वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आप नेशनल पार्क भारत का जाके पढ़ लेना, ये भूगोल का भी है और पर्यावरणीय अध्ययन का भी, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिए, ए है रामनगर नैनीताल, बी है दुधवा लखीमपुर, सी है बांदीपुर राजस्थान, डी है काजीरंगा असम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि रामनगर नैनीताल, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में रामनगर नैनीताल में स्थित है। अगर पूछे भारत का सबसे प्राचीन या सबसे पहला, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, ठीक है। तो याद रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुंदरवन है, ये भी कहीं ना कहीं नदियों से ही रिलेट करके क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए है गंगा ब्रह्मपुत्रा का मतलब डेल्टा में, ठीक है, और बी है दक्कन के पठार पर, सी है गोदावरी डेल्टा में, और डी है महानदी डेल्टा में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा बनाती हैं और वहां पे एक सुंदरी नामक वृक्ष उगता है, ठीक है, और जिसकी वजह से उस वन का नाम सुंदर वन है, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है वहीं पे क्या है, सुंदरी वन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता हो संघनन में क्या होता है, संघनन में जो वाष्प है वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा अभी। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। तो इसमें देखिए दोस्तों पूछ रहा है कि नहीं है, संघनन नहीं है। तो दोस्तों इसमें ओस तो है, कोहरा भी है, धुआं नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और पाला भी संघनन है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कटिबंध के बारे में, ठीक है। तो आप ज्योग्राफी में जाके ट्रॉपिक्स पढ़िएगा, ठीक है। ट्रॉपिक्स यानी कि कटिबंध, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ये सब पढ़ा है ना। तो उसे एक बार जाके रिवाइज कीजिएगा, नहीं पढ़ा है तो जाके विश्व के कटिबंध को पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है। ए है भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, बी है भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, सी है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, डी है आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें उसके, तो 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ठीक है, जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक हम पहुंच आए हैं, आप सिर्फ एक काम करना, ठीक है। अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है, ठीक है, अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना, ठीक है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो ऐसे ही बेटर क्वालिटी कंटेंट और बेटर स्ट्रेटजी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, दैट्स फाइनल थिंग। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कल्पक्कम में स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया था, बताइए
ए है तेल शोधनशाला, बी है जल विद्युत शक्ति गृह, सी है परमाणु ऊर्जा केंद्र, डी है परमाणु परीक्षण स्थल। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, और अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है, भारत में जहां जहां ऊर्जा केंद्र हैं, ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, 10 से 12 ऊर्जा केंद्र पढ़ लीजिएगा, जो या तो परमाणु पे आधारित हो या तो हाइड्रोलिक पे आधारित हो। ठीक है, जहां जहां पे ऊर्जा केंद्र है आप उनको पढ़ लीजिएगा, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है। तो देखिए ये पॉलिटी का भी प्रश्न है। ठीक है, ये 2013 में पूछा गया है। ठीक है, पॉलिटी का भी है, ज्योग्राफी का भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान फरमाइए। ठीक है, तो ऑप्शन है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है झारखंड। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है, अब देखिए आपको पता है ये तेलंगाना किससे कट के बना है, आंध्र प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अब ये स्टैटिक के रूप में पूछा जा सकता है ना। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है किस डेट को बना, तो 2 जून 2014 को। ठीक है, ये डेट आप याद रखिएगा, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कट के क्या बना, तेलंगाना बना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। ए है महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, सी है उत्तर प्रदेश, डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर बताइए उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए उत्पादक राज्य, गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हो गया। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले कि किस प्रदेश की गन्ना उत्पादन क्षमता, ठीक है, अधिक है, तो वहां पे महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो उत्पादन क्षमता क्या होती है, जैसे कम भूमि में अधिक से अधिक मात्रा, ठीक है, तो वो होता है उत्पादन क्षमता। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सीरिया की राजधानी है, बताइए। ए है अलेप्पो, सी है होम्स, बी है दमिश्क और डी है हमा। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें राइट है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दमिश्क। ठीक है, सीरिया की राजधानी याद कर लीजिए। और ये महत्वपूर्ण किस लिए है, देखिए हमेशा विवाद में रहता है, अभी भी विवाद में है, कहीं ना कहीं ये जो आपका इजराइल फिलिस्तीन वार हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं इसका रोल है, तो क्या पता प्रश्न पूछ ले, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इजराइल का, फिलिस्तीन का, ठीक है, बगल में जॉर्डन है, उसके बगल में मिस्र है, ठीक है, सऊदी अरब है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानकारी इकट्ठा कर लेना कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, और वहाँ पे कोई फेमस चीज़ है वो क्या है, वहाँ की राजधानी क्या है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको खुद मेहनत करना है। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेटेजी प्लान में मेंशन करते चलना। ठीक है, तो यहाँ पे प्लान में टॉपिक्स की जगह पे क्या लिखोगे, न्यूज में देश, ठीक है, और उनकी राजधानी, ठीक है, और उनकी करेंसी। ठीक है, ये चीजें आप टॉपिक में जाके पढ़ोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये 2018 की सेट से लिया गया प्रश्न है, तो ध्यान से। तो यहाँ पे म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए म्यांमार न्यूज में था उस समय, आपको पता है रोहिंग्या वाला इशू, है ना, तो रोहिंग्या वाले इशू को उठा के यहाँ पे प्रश्न बन गया। तो बताइए, ए है क्यात, सी है रियाल, बी है नायरा, डी है क्रोन। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्यात। अब यहाँ पे आपने क्या समझा कि जो करंट अफेयर अगर विश्व के स्तर पे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, जो देश है और उनकी जो राजधानी है, यानी कि जो देश न्यूज में है, तो आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, उन देशों को पहले खोजो कि जो न्यूज में रही हैं, ठीक है, और उनकी राजधानी और उनका करेंसी और उन वहां पे जो शासक हैं, वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम रट लो। ठीक है, बाकी ये नहीं कि सारे देशों का मैं कैपिटल, उनकी राजधानी, करेंसी रट रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो न्यूज में थे बस उनका। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 2018 का चौथा क्वेश्चन है ना, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। ये स्टैटिक जीके आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को टारगेट करने के लिए आपको जीके ब्रॉड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करना, हर एक जो कितने महाद्वीप हैं, सिंपल से 7 महाद्वीप, उनके बारे में जाके पढ़ लेना कि एशिया महाद्वीप का सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है ना। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका का कौन है, ऑस्ट्रेलिया का कौन है, बस सिंपल काम खत्म, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपके हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए मोरक्को है, नाइजीरिया है, बेनिन है, सोमालिया है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो नाइजीरिया है वो सबसे अधिक घनी आबादी वाला देश है। ठीक है, तो याद रखना। चलें दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और स्ट्रेटजी समझते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है उत्तरी अमेरिका में निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन से देश में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात
कर रहा है, ठीक है। कौन से देश में जो भूमि का क्षेत्रफल है वो कुल भूमि क्षेत्र है उसका जो प्रतिशत के रूप में अगर देखें, ठीक है, जैसे मान लो कनाडा है, ठीक है, वो 100% मान लो कनाडा, ठीक है, जितना क्षेत्र है 100%, ठीक है। अब उसका प्रतिशत के रूप में अगर देखें कि 100% में कितना प्रतिशत उसका 1 है, ठीक है, तो उसके परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन बना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है, जिसमें आपके कुछ देश आएंगे, है ना, तो उसमें से किस देश का जो क्या पूछ रहा है 1, ठीक है, वो प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक है, ठीक है। तो अब अमेरिका महाद्वीप में आप देखो कौन कौन से, यानी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, ठीक है। अब उनका, अब अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, है ना। तो ए है क्यूबा, बी है कनाडा, सी है हैती, डी है जमैका। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा। तो कनाडा का जो वहाँ पे वनावरण है, वन क्षेत्र है, अगर अन्य देशों के भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कनाडा में अधिकतम 1 है, ठीक है। तो ये आप दिमाग में बैठा लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ये भी फिर रिवर आ गया, तो रिवर आपका इंपॉर्टेंट है ना, तो कंप्लीट करना उसे। ए है नर्मदा, बी है कावेरी, सी है कृष्णा, डी है गोदावरी। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं गिरती? नर्मदा नहीं गिरती है ना। नर्मदा कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। और कावेरी गिरती है, कृष्णा गिरती है, गोदावरी गिरती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार डाले जाने के बाद, अब यहाँ पे देखिए ये पर्यावरण का भी है, भूगोल का भी है ना, और साइंस का भी है क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से देखिए। एक बार डाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ए है पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी है उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, सी है थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन्स, और डी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसमें 15 का राइट आंसर क्या होगा, सोच के बताइए। इसमें देखिए थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीयूरेथेन्स है, ठीक है, तो हम इसके साथ जाएंगे, ठीक है। और अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपको देखने को मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ये भी नदियों से आ गया, केन, चंबल, बेतवा, कल्याणी। तो दोस्तों इसमें देखिए कल्याणी राइट आंसर होगा, यानी कि यमुना की सहायक नदी कल्याणी नहीं है, केन है, चंबल है, बेतवा है, ठीक है, जो यमुना में दाएं साइड से आकर मिलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो ये प्रश्न भूगोल का भी है और आपके यूपी स्पेशल का भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे, वहां पे रिवाइज कर लेना, है ना, जब यूपी स्पेशल वाला सेक्शन आएगा। अभी देखिए दोस्तों हम भूगोल पे ही बात कर रहे हैं, है ना, कि भूगोल से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ए है 2000 में, बी है 1991 में, सी है 2016 में, डी है 2011 में। तो दोस्तों ये आया था 2000 में, ठीक है। डेट कौन सा था? 9 नवंबर, ठीक है, याद रखिएगा 9 नवंबर 2000 में एक अधिनियम पारित हुआ था जिसका नाम था उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, ठीक है। तो अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्या है क्षेत्र वन में स्थित है, ठीक है, या तो सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है। तो ए है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसमें देखिए अगर हम बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्र तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर पूछे प्रतिशत, जैसे भूमि प्रतिशत के आधार पे पूछे, तो यहाँ पे आपका आंसर बदल जाएगा। तो वहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में 84 पॉइंट समथिंग परसेंट, ठीक है, कितना 84 पॉइंट समथिंग परसेंट क्या है, वन क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये सब आते हैं, तो ये आपको यहाँ से डाटा देख लेना, है ना। यहाँ पे देखिए कितना है 84.53%, कहाँ पे? मिजोरम में। उसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद देख लीजिए क्या है, मेघालय है, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद नागालैंड है ना। तो ये देख लीजिएगा ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी किया जा सकता है ना। चलिए अगर कैप पूछ ले कि वन क्षेत्र प्रत्येक राज्यों के लिए कितना अनिवार्य है, तो लगभग 33%, सभी राज्यों के लिए लगभग 33% वन क्षेत्र इकट्ठा करना है, ठीक है। अगर सबसे कम का बात करें तो हरियाणा, ठीक है, अगर पूछ ले सबसे कम वन क्षेत्र किसका है, तो हरियाणा का, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो दोस्तों ये आपके भूगोल का भी हो जाता है और हिस्ट्री का भी हो जाता है ना। तो बताइए, ए है मैकमोहन रेखा, बी है रैडक्लिफ रेखा, सी है मैडिसन लाइन,
डी है डूरंड रेखा। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है भारत और पाकिस्तान, तो यहाँ पे रेड क्लिफ, ठीक है। अगर पूछ ले भारत और बांग्लादेश तो भी क्या होगा, रेड क्लिफ, ठीक है। तो ये आप जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें आप भारत और अन्य देशों के मध्य खींची गई रेखाओं को जाके पढ़ लेना। जैसे भारत में जो अरुणाचल प्रदेश है और चाइना है, तो वहां पे कौन सी रेखा है, मैकमोहन, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या है, तो डूरंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में आते ही क्वेश्चन ऐसे करके आगे बढ़ जाओ, है ना। चलो चलो सिपाहियों आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, बताइए। ए है न्यूयॉर्क, बी है मिनेसोटा, सी है लुइजियाना, डी है अटलांटा। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गलत, ठीक है। तो मिनेसोटा भी है, न्यूयॉर्क भी है और लुइजियाना भी है, क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य हैं। यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो अटलांटा होगा, ठीक है। क्यों होगा अटलांटा, क्योंकि जो अटलांटा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम है जॉर्जिया, ठीक है। और ये जॉर्जिया की राजधानी है, ठीक है। तो ये एक राज्य नहीं है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 इसमें देखिए, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश 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 और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो ये करंट अफेयर ओरिएंटेड टॉपिक है भूगोल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे टॉपिक क्या मेंशन करना है, आपको भूगोल में जाके टॉपिक मेंशन करना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो खाद्यान्न संस्थान, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे मान लो तेल का, सरसों का तेल का, ठीक है, गन्ने का, उसके बाद आलू का, ठीक है, इनका उत्पादन और भारत की स्थिति क्या है, जैसे चाय का, गन्ने का, कपास का, रेशम का, है ना, इनका उत्पादन और भारत की इसमें क्या स्थिति है, इस टॉपिक पे जाके आपको मेहनत करना है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे ए है मेडागास्कर, बी है म्यांमार, सी है जापान, डी है फिलीपींस। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद भारत किस स्थान पे है, नारियल के वार्षिक उत्पादन में तीसरे स्थान पर, ठीक है। ये 2019 का प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है। अब देखिए हम पर्यावरण के टॉपिक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पर्यावरणीय अध्ययन और भूगोल में कोई बहुत ज्यादा हम अंतर नहीं कर पाते, है ना। कुछ पोर्शन एक दूसरे से क्या करते हैं, मैच करते हैं, जैसे हवाएं हो गई, लोकल स्थितियां हो गई, ट्रॉपिक्स हो गया, जैसे कटिबंध बोलते हैं ना, तो वहां पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, आपको यहाँ पे भी रेगिस्तान मिलेंगे, वहां पे भी रेगिस्तान मिलेंगे, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पढ़िए, बस आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना है, बस दैट्स फाइनल। और आप स्ट्रेटजी पे जैसे मैंने बताया, अब इन्वायरमेंट में जाइएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के प्रकार, यानी कि ऊर्जा एक हेडिंग बनाओगे। पर्यावरण में जाके जो आपका विषय है वहां पे टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट क्या लिखोगे, ऊर्जा, ठीक है। और ऊर्जा में सभी प्रकार का कौन परंपरागत है, कौन गैर परंपरागत है ना, उसके बारे में आप जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, ए है पवन ऊर्जा, बी है कोयला, सी है पेट्रोलियम, डी है ज्वाला शक्ति। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ए और डी दोनों करेक्ट है, ए एंड डी बोथ आर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्यों, अब कन्वेंशनल क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, परंपरागत क्या होता है। देखिए अगर हम परंपरागत की बात करें तो जैसे कहता है ना, ये परंपरा है हमारी, यानी कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैर परंपरागत है, ठीक है। तो परंपरागत मतलब बहुत समय से एक उसी चीज को प्रयोग करके हम अपना जीवन शैली आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप बात कर सकते हो पेट्रोलियम का, डीजल का, मिट्टी का तेल, है ना। तो ये परंपरागत हो गई। लेकिन आधुनिकता में हमने क्या किया, ऊर्जा के लिए उन चीजों को प्रयोग करना कम कर दिया। अब हम क्या करते हैं, प्रयोग विंड एनर्जी प्रयोग करते हैं, है ना, पवन को ऊर्जा में तब्दील करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सूर्य की जो रोशनी मिलती है उससे हम सोलर सेल से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये हमारे आधुनिकता में प्रयोग की गई नई ऊर्जा की स्रोत है। तो इन्हें हम नॉन कन्वेंशनल या तो गैर परंपरागत बोलेंगे, यानी कि ये बहुत प्राचीन माध्यम नहीं है ना। तो पवन ऊर्जा और ज्वाला शक्ति, ज्वाला शक्ति क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया था, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा होने से बढ़ता है, बताइए। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन, डी है ऑर्गन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जाके पर्यावरण वाले टॉपिक में ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, विश्व तापन, एक टॉपिक हेडिंग बनाना
और ग्लोबल वार्मिंग को जाके आप डिटेल में पढ़ोगे, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको पढ़ोगे, उनके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से जो ओजन पे प्रभाव पड़ता है क्या हो रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वो जाके आप 4-5 टॉपिक पढ़ लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब हरित गृह प्रभाव क्या होता है, जैसे मान लो कि जहाँ पे रोशनी नहीं मिलती, ठीक है, जहाँ पे रोशनी उष्मा नहीं मिलता, वहाँ पे खेती करने के लिए लोगों ने कांच के घर बना दिए। ठीक है, और कांच के घर में जब रोशनी एक बारी जाती है फिर से रिटर्न आने में उसको मुश्किल होता है और उष्मा वहाँ पे फंस जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खेती हो पाता है। वो कॉन्सेप्ट से उसको हम हरित गृह प्रभाव बोल दिए। ठीक है, अब वही काम अब हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसके बाद वाटर वेपर है। ये क्या करते हैं, जब उष्मा आती है सूर्य की, जब रिटर्न जाती है पार्थिव विकिरण के रूप में, तो ये क्या करती हैं, उन्हें कैच कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं और इसको रिटर्न नहीं जाने देती है उष्मा को, और वो क्या करता है, हमारे पृथ्वी के आवरण को गर्म रखता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव वाले गैस। तो ग्रीन हाउस गैस आप जाके रट लेना। ठीक है, अभी जितना डिस्कस किया उसको तो ठीक है, लेकिन अलग से भी जाके पढ़ लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है, बताइए क्यों हो रहा है। ऑप्शन ए है नाभिक के विस्फोट के कारण, ऑप्शन बी है गंदे खुले नालों के कारण, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी के उद्गारों से निकलने वाली गैसों के कारण, ऑप्शन डी है अम्लीय वर्षा के कारण। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण। तो ये कहीं ना कहीं वायुमंडल से ही रिलेट करके टॉपिक है, वहां पे भूगोल में देखा, यहाँ पे पर्यावरण में देखेंगे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो अब जाके आप एयर पॉल्यूशन हेडिंग बनाओगे, किसमें, पर्यावरण वाले विषय में। ठीक है, इन्वायरमेंट वाले सब्जेक्ट में क्या बनाओगे, एयर पॉल्यूशन एक टॉपिक बनाओगे। अब एयर पॉल्यूशन में आपको पढ़ना क्या है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट पढ़ना है। ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था वो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एयर पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियां वो पढ़ना है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन के लिए जो विविध फैक्टर हैं उनको पढ़ना है, और जो आप पढ़ते हो 2.5 pm 10 ppm, ये जो कण है जो एयर को पॉल्यूट करना है उसे पढ़ना है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के मोटा मोटी एयर पॉल्यूशन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के कारण क्या होते हैं बताइए। अम्लीय वर्षा तो ठीक है ये बदरंग करता है, लेकिन अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है दोस्तों, तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष किस डेट से कब तक मनाया जाता है। तो ए है 1 से 7 अक्टूबर, बी है 1 से 7 जनवरी, सी है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर, डी है 15 से 22 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे मान लो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो आपने इन्वायरमेंट में देख लिया। अब आप जाके विविध आप देखोगे सप्ताह विशेषकर कुछ चीज़ों को प्रमोट करने के लिए मनाई जाती हैं। ठीक है, तो आप उन्हें जाके पढ़ोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, एग मार्क क्या है, एग मार्क क्या है बताइए। ए है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, बी है कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था, सी है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर, डी है उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन। तो दोस्तों ये खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। तो आपको पता होना चाहिए, लगाया रहता है ना भोजन वाले जो भी फूड पैकेजिंग होती है, तो वहाँ पे एक मार्क एक टैग लगा होता है। ठीक है, तो ये किस लिए होता है, आश्वासन के लिए। ठीक है, कि ये जो खाद्य है खाद्य सामग्री है ये इसमें क्वालिटी है। ठीक है, ये खराब नहीं है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किए। तो ये हो जाता है आपका करेंट। ठीक है, ये पर्यावरण का करेंट अफेयर का टॉपिक है। तो ए है पटना, सी है जयपुर, बी है भोपाल, डी है लखनऊ। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बस इसमें इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप जाके देखोगे कि करंट अफेयर में इन्वायरमेंट के कौन कौन से टॉपिक अभी न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, उन्हें एक बार जाके आप ससरी निगाह से देख लेना। ठीक है, क्योंकि हमने देखा, देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्लाइमेट समिट होती हैं उन्हें एक बार जाके पढ़ लेना। तो यहाँ पे आप क्या हेडिंग बनाओगे जाके टॉपिक में, क्लाइमेट समिट। ठीक है, तो कुछ ओरिएंटेड टॉपिक उसके इर्द गिर्द 2-3 पॉइंट ही पढ़ो अभी। ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा मतलब 38 नंबर तो मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी हिंदी तो आपको कंप्लीट पढ़नी है, लेकिन इन 38 नंबर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, क्योंकि आपका ना सिलेक्शन आधे नंबर से भी कट जाएगा। ठीक है, तो आप इस कंपटीशन में बने रहना, तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना ही करना है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे है ध्वनि मापन इकाई क्या होती है। अब आ गए हम विज्ञान वाले।
ठीक है। अब विज्ञान सब्जेक्ट पे जाइए टॉपिक में, यानी कि अब आपको क्या पढ़ना है, नॉइज पॉल्यूशन। क्या पढ़ना है, नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। अब ये विज्ञान में आप नॉइज पॉल्यूशन जाके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्वनि मापक इकाई, अब आपको क्या देखना है, ध्वनि मापक इकाई, ठीक है, विद्युत मापक इकाई, विभवांतर मापक इकाई, दाब मापक इकाई, है ना। इन सबको जाके अब आप क्या यहाँ पे मिला आपको टॉपिक कि आपको साइंस में यूनिट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब कौन कौन से यूनिट हैं, उसको मापने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, तो वो आप हेडिंग बनाओ, ठीक है, और उसे जाके पढ़ो, ठीक है। तो ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, ए है कैलोरी, नहीं ये तो ऊर्जा के लिए है, फॉरेनहाइट ये तो टेम्परेचर के लिए है, न्यूटन ये तो बल के लिए है, और ये बचा आपका डेसिबल, ठीक है। तो डेसिबल किसकी यूनिट है, ध्वनि मापक इकाई है, ठीक है। अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि नॉर्मल जैसे जब बात करते हैं लोग नॉर्मल गैदरिंग में तो कितने डेसिबल की नॉइज होती है, तो 60 डेसिबल की, ठीक है। अगर किसी पॉप में जाते हैं, ठीक है, या तो क्लब में जाते हैं, तो वहां पे लगभग 120 डेसिबल की नॉइज क्रिएट होती है, लगभग इतनी, एग्जैक्टली नहीं, लगभग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर प्रश्न पूछे तो आप कर पाए, है ना। चलिए, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम दल के प्रभारी कौन थे, प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे। इसमें जो भी ऑप्शन है देखिए दोस्तों, ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। अंटार्कटिका जाने वाले, आर्कटिक जाने वाले, ठीक है, फलाना पे चढ़ने वाले, ढिकाना पे चढ़ने वाले, तो ये स्टैटिक जीके का प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो आप जो महत्वपूर्ण अभी न्यूज में रहा है, ठीक है, कि इसका फतह फलाने ने किया, इसका फतह ढिकाने ने किया, तो वो आपको जाके पढ़ना है, ठीक है। यानी कि जो विश्व प्रसिद्ध चीजें हैं और वहाँ पे कुछ लोगों ने यूनिक काम किए हैं, तो उनका नाम जाके रट लेना, ठीक है। तो ये आपके विज्ञान सॉरी, तो इसमें देखिए ए है डॉक्टर भाभा, उसके बाद बी है डॉक्टर एस जे कासिम, सी है डॉक्टर अब्दुल कलाम, डी है शांति स्वरूप भटनागर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर एस जे कासिम, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखते हैं तो बहुत आसान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साइंस में। एड्स का फुल फॉर्म पूछ रखा है 2013 में, तो उम्मीद है कि आपको पता ही वाला है ना। तो इसमें राइट आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नहीं पता है तो एड्स का फुल फॉर्म रट लेना, और एचआईवी का भी फुल फॉर्म रख लेना, ठीक है। दिमाग में रखने की बात हो रही है, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं, और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें क्या है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त थक्के का गठन होता है, ठीक है। रक्त कैसा होता है, थक्का होता है, ठीक है। तो कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिनके कारण से रक्त थक्का होता है, ठीक है। तो ए है क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, बी है लिम्फोसाइट्स, सी है मोनोसाइट्स, डी है थ्रोम्बोसाइट्स। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो रट लीजिए, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपको जाके विज्ञान में बायोलॉजी में सबसे पहले क्या पढ़नी है, ब्लड, क्या पढ़नी है, ब्लड, ठीक है। अब उसमें ब्लड पढ़ना है, ब्लड ग्रुप पढ़ना है, उसके बाद आरएच फैक्टर पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, आरएच फैक्टर पढ़ना है, ठीक है। और किसकी कमी की वजह से, जैसे होता है ना कि आयरन की कमी से इनीमिया हो गया, ठीक है, हीमोफीलिया हो गया, ये सब बीमारियां होती है ना, कि जब रक्त क्या होता है, थिम्बोसाइट्स कणों की कमी हो जाती है, थक्का नहीं बनता है, तो क्या होता है, एक बारी हाथ कट गया, खून बह रहा है, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि शाही रोग किसको कहते हैं, तो हीमोफीलिया को। क्यों, क्योंकि ये ब्रिटिश में जो महारानी है उसके खानदान से संबंध रखता है, यानी कि एलिजाबेथ के खानदान से संबंध रखने वाली बीमारी है। फर्स्ट टाइम वहीं पे आइडेंटिफाई हुई, बताइए, हीमोफीलिया, ठीक है। तो जहाँ पे रक्त थक्का नहीं बनता है, खून बहते रहते हैं और इंसान मर जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहते हैं, बताइए। ए है यूनस, सी है डिम्ब, और बी है भ्रूण, डी है शुक्राणु। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, यानी कि युग्मनज, जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। आराम करने वाले, यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा, बायो से जाके आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, ठीक है। मोटा मोटी पढ़ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आप जाके मोटा मोटी रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, ठीक है। तो वहां से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखें, आप आराम करने वाले व्यक्ति की जो नाड़ी दर है वो प्रति मिनट जो मतलब गैप है वो कितने में धड़कती है। इसमें देखिए दोस्तों 72, 80, 60 और 75, 90 और 120, 80 और 120। तो दोस्तों इसमें देखिए राइट आंसर तो है नहीं, तो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था और एग्जाम के ही पेपर में मिस्टेक था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एडिट कर दिया, ठीक है। तो ये 75 से 85, ठीक है,
ये जो नाड़ी की दर है, ठीक है, आराम करने वाले व्यक्ति की जो नाड़ी की दर है, जो रेस्ट करता है इंसान, तो उसका 75 और 85 प्रति मिनट के दर से धड़कता है, ठीक है, कौन? नाड़ी। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देखिए दोस्तों, एक बार डाल जाने के बाद ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ठीक है, तो ये विज्ञान में भी पूछा गया, हमने भूगोल में देख लिया था। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, एक वयस्क मतलब जो एडल्ट इंसान है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर क्या है मूत्र विसर्जित करता है? तो दोस्तों ए है 1.2 लीटर, सी है 3 लीटर, बी है 2.5 लीटर, डी है 1.8 लीटर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1.8 लीटर, यानी कि 1 से लेके 1.8 लीटर तक का मूत्र विसर्जित एक सामान्य और वयस्क इंसान करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न पूछा गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब? 2018 में। किसको दिया गया था बताइए? ए है ईसी कैंडल को, बी है डोइजी एंड डैम को, सी है कॉल लिनियस को, डी है स्टैनफोर्ड मोर को। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डोइजी एंड डैम को 2018 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए अब देखें, अब यहाँ से आपने क्या देखा कि आपको विटामिन्स पढ़नी है, क्या करनी है? विटामिन्स पढ़नी है, विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग पढ़ने हैं, किस भोजन में कौन सा विटामिन्स आता है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं, तो आप क्या करना, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। आप ना विटामिन ए पढ़ लेना, बी के जो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं 1 से लेके 13 तक, उनको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी पढ़ लेना, डी पढ़ लेना, ई पढ़ लेना, के पढ़ लेना, ठीक है। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण है, कम से कम इतना तो आप पढ़ लेना, ठीक है। और इनके बारे में पढ़ लेना, कहाँ से ये मिलती हैं, इनकी कमी से कौन सी रोग होती है, ठीक है, और इनका साइंटिफिक नाम क्या है, ये आप पढ़ लोगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम, ये क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। अब ये साइंस में ही आपसे कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन अगर बने तो आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान फरमाएं। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, और जिससे यह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये एक तरह से आपका स्टैटिक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह, ठीक है। तो इसमें दोस्तों इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलें अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 2019 में पूछा गया, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है बताइए? ए है एनेमोमीटर, बी है वेवामीटर, सी है यूडियोमीटर, डी है पिक्नोमीटर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिक्नोमीटर। द्रवों का घनत्व नापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए एनेमोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है? जैसे गैस मिश्रण का अगर आपको क्या करना है, मेजरमेंट करनी है कि इसमें कौन कौन सी गैस हैं, तो उसके लिए प्रयोग होता है एनेमोमीटर, ठीक है। उसके बाद वेवामीटर क्या है, अगर आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें एनेमोमीटर का, तो जो विंड की वेलोसिटी होती है ना, उसको मेजर करता है, विंड वेलोसिटी को, ठीक है, यानी कि हवा के वेग को मेजर करता है एनेमोमीटर। दैट्स माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ पे करेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एनेमोमीटर क्या मापता है? जो वायु का वेग है, ठीक है। पिक्नोमीटर क्या करता है बताइए? पिक्नोमीटर क्या करता है? पिक्नोमीटर का कार्य क्या है बताइए? पिक्नोमीटर का कार्य द्रवों का जो घनत्व है उसको मेजर करना है, ठीक है। यूडियोमीटर का कार्य क्या है दोस्तों? तो जो हमने बताया गैस का मिश्रण, तो गैस मिश्रण को मेजर करता है यूडियोमीटर। वेवामीटर का कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका काम क्या है? इसका है जो मिट्टी का यांत्रिक गुण होता है, सॉइल का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी स्टडी करता है वेवामीटर। जैसे किसी भी मिट्टी का एक क्या होता है, वाटर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो उसको स्टडी कौन करता है? वेवामीटर, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से साइंस में पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे क्वेश्चन ये इकाई क्या है, फलाना क्या है, आपसे क्वेश्चन कुछ हटके भी पूछे जा रहे हैं ना, तो उन पे आप गौर फरमाइएगा, उस हिसाब से अपना टॉपिक बनाते रहिए, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिए, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो आप क्या करना है, इंजनों को देखना है, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, उसके बाद रेलवे हो गया, है ना,
उसके बाद टेलीग्राफ हो गया, इन सारी चीज़ों का जो आविष्कारक है, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, तो कौन है, कंप्यूटर हो गया, कौन है, ठीक है। तो वो आपको अलग से पढ़ना है। तो टॉपिक क्या बनाएंगे, इन्वेंशन एंड इन्वेस्ट, ठीक है, इन्वेंटर एंड इन्वेंशन, ठीक है, आविष्कारक एंड आविष्कार, ठीक है। चल, इसमें रोजर बेकन ऑप्शन है, सर फ्रैंक व्हीटल है, जेम्स वॉट है, और डी है लुइस एडिसन वाटरमैन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर फ्रैंक व्हीटल। तो जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया, सर फ्रैंक व्हीटल ने। किसने, सर फ्रैंक व्हीटल। चले अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। बायो में जाएंगे, है ना, अब बीमारियों में चले गए हम लोग, मधुमेह में, है ना। तो देखें, बी है अग्नाशय, ए है यकृत, और डी है पित्ताशय, सी है तिल्दी। तो ऑप्शन से, ऑप्शन नंबरिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, सेट करने में इधर उधर हो जाता है, आपको राइट आंसर से मतलब होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्नाशय, ठीक है। तो अग्नाशय क्या करता है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करती है, और इंसान फिर मधुमेह नामक बीमारी से पीड़ित नहीं होता है। लेकिन वहीं जब अग्नाशय क्या करता है, इंसुलिन का जैसे सिंथेसिस करना छोड़ देता है, बनाना बंद कर देता है, तो इंसान डायबिटीज यानी मधुमेह का शिकार हो जाता है ना। तो ये भी चीजें आपको पढ़नी है कि बॉडी आपका कैसे फंक्शन करना। टॉपिक में आप जाके मेंशन करोगे कि जो पित्त रस है, ठीक है, वो कहाँ पे बनती है, ठीक है। जो अग्नाशय है वो इंसुलिन पैदा करती है, ठीक है। लेकिन बॉडी में कौन कौन से, जैसे किडनी में आपका विटामिन डी का होता है ना सिंथेसिस, तो ऐसे ही आपको जाके पढ़ना है बॉडी पार्ट में कहाँ पे कौन सा एंजाइम, कौन सा हार्मोन्स, ठीक है, ये बनते हैं, इनका क्या होता है, रिसाव होता है। तो ये आपको पढ़ना है, ये टॉपिक आप बायो में, साइंस में जाके मेंशन कर लेना, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ठीक है, तो इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें क्या मिल रहा है सीखने को, कुछ आप केमिकल जो आपके चार्ट है ना, जो केमिकल बेस्ड एलिमेंट के चार्ट हैं, ठीक है, जो आपने बचपन से पढ़ रखी है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, है ना, ये सब आपने पढ़ रखी है। तो उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जैसे मान लो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कुछ विशिष्ट, ठीक है, कुछ विशिष्ट तत्वों को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि सामान्य ताप पर वो कैसे बिहेव करती है, लिक्विड की तरह, ठीक है। तो वो है क्या, धातु तत्व, है ना। यहाँ पे क्या है, कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन यहाँ पे अधातु नहीं धातु है, ठीक है। तो ए है पारा, बी है ब्रोमीन, सी है क्लोरीन, और डी है हीलियम। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है पारा, ठीक है। पारा एक धातु तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव की अवस्था में रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने पारा देख लिया, अब जाके आप टंगस्टन देखोगे, ठीक है, जिसका सिंबल क्या है, डब्ल्यू। अब जाके आप नाइक्रोम देखोगे, ठीक है, नाइक्रोम देखोगे गर्मी में, है ना, सॉरी ठंडी में इसका बहुत रोल होता है हीटर में, ये देखो। उसके बाद आप जाके क्या पढ़ोगे, जो विशेष अक्रिय गैस तत्व हैं, ठीक है, उनको हम उत्कृष्ट गैस तत्व भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे नियॉन, आर्गन, ये सब आप जाके पढ़ोगे, ठीक है। अब जैसे कुछ प्रमुख, ठीक है, जहां से जैसे होता है सबसे हल्का गैस कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, कौन सा है बोलते हैं, तो वो जाके आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन में पेपर का ओरिएंटेशन ये देखा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए एक बारी, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। ए है ब्रोमीन, बी है क्लोरीन, सी है सोडियम, डी है कैल्शियम। तो निम्नलिखित में से दोस्तों जो क्लोरीन है उसका जो परमाणु त्रिज्या है वो सबसे छोटी है। तो हमने देखा क्या, केमिस्ट्री से एलिमेंट चार्ट आप तैयार कर लो और उनके जो विशिष्ट गुण हैं वो तैयार कर लो, है ना। तो जैसे पूछता है सबसे भारी तत्व कौन है, सबसे हल्का तत्व में आप लिथियम बोल देते हो, है ना, और सबसे भारी में कौन बोलते हो, बताओ बताओ, ऑस्मियम, ऐसे समथिंग कुछ, है ना। तो वो जाके आपको चार्ट बना के पढ़ने हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे केमिकल फार्मूला दे दिया है। अब ये बताना है आपको ये किसका फार्मूला है, यानी कि कुछ विशेष कंपाउंड के जो केमिकल फार्मूले हैं उनको भी आपको पढ़ना है। जैसे बोलते हैं ना कि किंग ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न आपके सामने आया तो क्या है, H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। तो किंग ऑफ केमिस्ट्री जैसे बन गया। उसके बाद ऐसे विशिष्ट गैस, लाफिंग गैस किसको कहते हैं, उसका कंपाउंड फार्मूला क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड क्या है, ठीक है, N3H, यानी कि अब आपको क्या करना है, इन्हें ढूंढ ढूंढ के नोट बनाना है, ठीक है। क्या करना है, या तो फिर मुझे बोलना, आपसे नहीं हो रहा है तो मुझे बताना, मैं कुछ विशेष कंपाउंड केमिकल को सर्च करके उनका साइंटिफिक नेम, नॉमेनक्लेचर, वो कुछ विशेष जो आपके एग्जाम में पूछें, ठीक है, तो वो मैं तैयार कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें ब्यूटोनिक क्या है, ऑप्शन ए है ब्यूटोनोइक अम्ल, ऑप्शन बी है मिथाइल एथेनॉल,
ऑप्शन सी है एथिल एथेनॉल, ऑप्शन डी है प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एथिल एथेनॉल। ठीक है, ये किसका फार्मूला है? एथिल एथेनॉल। ठीक है, तो कुछ विशिष्ट फार्मूले ही याद करने हैं। आप अल्कोहल वगैरह तो आपको याद ही रहता है ना या तो फिर ग्लूकोज वगैरह तो आपने बचपन से रट रखी है, उसके बाद आपने वो पढ़ा होगा फिटकरी का फार्मूला, है ना। तो ये सारी चीजें भी ना एग्जाम में पूछ लेता, वो बचपन की चीजें ना आपको आगे लेके जाती है कभी न कभी, तो उस पर आप गौर फरमाएं, है ना। अब अगला प्रश्न देखें। अब इकोनॉमिक्स आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया। हमने साइंस देख लिया, इन्वायरमेंट देख लिया, भूगोल देख लिया, है ना। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रचंड बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? बताइए कितना टाइम हुआ? ओ 1 घंटे के आसपास, कोई बात नहीं, ये आपका लगभग 2 घंटे मैंने सोच के रखा था कि 3 साल का पेपर है दोस्तों, कम से कम ये जाएगा इतना 2 घंटा, है ना। तो 2 घंटे में देखते हैं होता है क्या, है ना चले, अब इसमें देखिए इकोनॉमिक्स में आप जाके पढ़ोगे अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, तो जाके आप टॉपिक इकोनॉमिक्स में बनाइए रोजगार और बेरोजगारी, है ना। और उसमें जाके टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे, है ना। और उसके बाद भारत सरकार उसके लिए कौन सी पहल ले रही है, कौन सी मुहिम चला रही है, महिलाओं के लिए कौन सी मुहिम चला रही है, ये सारे ना एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में जाके आप टॉपिक लिख लिख के पढ़ोगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में क्या ऐड किया आपने? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो, प्रचंड बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? अब ए देखिए, लेन देन की लागत में वृद्धि होती है, बी है बाजार में लेन देन की कम क्षमता होती है, सी है कुल उत्पादन में गिरावट होता है, और डी है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो कृषि वाले क्षेत्र में क्या होता है? जब तक सीजन होता है तो बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, है ना। और सीजन खत्म होते ही कृषि का, अब 6 महीने में कहीं ना कहीं मुश्किल से 1 महीने का काम होता है, अब 5 महीने बेचारे क्या हो जाते हैं? अनुत्पादक हो जाते हैं, वो कर्मचारी किसी काम के रह नहीं जाते, है ना। तो कृषि क्षेत्र किस प्रकार की बेरोजगारी लेके चलता है? प्रचंड बेरोजगारी। तो याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखें, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अब आप आरबीआई को जाके ना बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन पढ़िएगा, हर एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आरबीआई से कई प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो ए है भारतीय रिजर्व बैंक, उसी को हम बोल देंगे राइट आंसर। तो दोस्तों आरबीआई ही क्या करती है? भारतीय बैंकों को रेगुलेट करती है। भारत में जो मुद्रा है, मुद्रा स्फीति है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, जीडीपी का ग्रोथ रेट है, ये सब कौन करता है रेगुलेट? आरबीआई करती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी वही लॉन्च करती है तो वही करेगी, है ना। चल अगला क्वेश्चन देखें इकोनॉमिक्स रिलेटेड, ये करंट अफेयर ओरिएंटेड है, 2013 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 2013 में महारत्ना का दर्जा किन कंपनियों को दिया गया? तो देखिए आप जाके सारी महारत्ना कंपनियों को एक बारी सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, क्या पता है इस बारी प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जो महारत्ना की श्रेणी में आती है ना। तो भाई पता तो होना चाहिए, तो देख लीजिएगा, है ना। तो वैसे इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि भेल और गेल, है ना। चलें अगला क्वेश्चन देखें एक बार ध्यान से, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? तो उस समय 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अभी आज के सिनेरियो से देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये आज कैसे इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, तो इसमें ऑप्शन ए बी सी सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन उन दिनों जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो कोई और ऑप्शन होता आपके लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अभी आज के सिनेरियो से होगा। और अगर पूछ ले कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है नए वाले, तो शक्तिकांत दास को मत भूलिएगा। क्या नाम है? बताइए, शक्तिकांत दास। ठीक है, उम्मीद है कि आपको याद रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बारी याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना? इस क्वेश्चन को खरीज कीजिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लेकिन आप अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि भारतीय स्टेट बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। तो आपको दिनेश कुमार जी का नाम याद रखना है। क्या नाम है? दिनेश कुमार। ठीक है, क्या नाम है? दिनेश कुमार। तो याद रहेंगे, उम्मीद है कि याद रखेंगे आप। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे चाहूंगा, है ना। कमेंट सेक्शन में अनिवार्य रूप से जाके इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, है ना। चलें अब इकोनॉमिक्स में अगला टॉपिक देखेंगे। देखिए रिजर्व बैंक कितना इंपॉर्टेंट है, फिर से आ गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसे जाके पढ़ना है कि किस एक्ट के अंतर्गत स्थापित हुआ। तो आरबीआई एक्ट 1934। किस डेट को स्थापित हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और आपको क्या पढ़ना है कि
इसका राष्ट्रीयकरण किस डेट को हुआ? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका जो सिंबल है उसमें कौन सा जानवर है, कौन सा पेड़ है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप जाके पढ़िएगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता तो एक बार मुझसे बताइएगा, मैं छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन ये कब होगा? जब ये लेक्चर आप क्या करोगे, पूरा ध्यान से पढ़ोगे, स्ट्रेटजी बनाओगे। ठीक है, और क्या करोगे, वो स्ट्रेटजी मुझे शेयर करोगे कि हाँ हमने किया, ऐसे ऐसे बनाया, ये टॉपिक है, अब मैं ऐसे पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये तभी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? वित्तीय वर्ष 2017 और 18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो दोस्तों ये उस समय का है, उसे खारिज कीजिए। आपको सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन पूछे जाने का डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो भारत के निर्यात में जो वृद्धि का प्रतिशत है, निर्यात मतलब क्या है? एक्सपोर्ट, यानी भारत का जो एक्सपोर्ट का ग्रोथ है वो कितना प्रतिशत बढ़ा है, क्या है, वो जाके आप वर्तमान रिपोर्ट के हिसाब से देखिएगा। बहुत सारी रिपोर्ट होंगी, आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपका हेल्प करूंगा। चल क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, ए है डॉलर, बी है पौंड, सी है रियाल, डी है यूरो। तो दोस्तों फिनलैंड जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे 2019 में, इसने एक क्वेश्चन बनाया है, तो राइट आंसर है यूरो। ठीक है, और आपने देखा होगा तस्वीरें वायरल हो रही थी फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ, हमारे मोदी जी घूम रहे थे, है ना। तो पूछ लेता है प्रश्न, एग्जाम वाले वही देखते रहते हैं कि हमारा देश कहाँ पे क्या कर रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तक कर दिया गया। ठीक है, तो बताइए कितना कर दिया गया, बताएं। ए है 1.5 लाख, बी है 15 लाख, सी है 50 लाख, डी है 5 लाख। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 लाख। ठीक है, इसके पहले कितना था 2017 तक दोस्तों? 1.5 लाख। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से रिजर्व बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबीआई। ठीक है, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है, तो ये कहीं ना कहीं बैंकिंग से भी रिलेटेड है। ठीक है, यानी आप बैंक्स भी पढ़ेंगे, जो भारत के बैंक हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, तो बैंकों की हिस्ट्री, बैंकों का स्थापना, कुछ प्रमुख बैंकों को ही पढ़िएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर 2018 में बात करें तो 4% किया गया था। कितना? कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम CRR कहते हैं। क्या कहते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, तो वो कितना था? 4%। वर्तमान में पूछ ले तो ये चेंज हो चुका है, वर्तमान में ये लगभग है 4.5%। ठीक है, तो याद रखिएगा, बैंक जाके आपको पढ़ना है। चलें अब आ गए हम पॉलिटी वाले सेक्शन पे, है ना। अब हम देखेंगे जो पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से पूछे गए हैं और कौन कौन सा जाके पॉलिटी में पहले विशेष रूप से पढ़ना है ना। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, किसके द्वारा निभाई गई? तो ये निभाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया, दैट्स फाइनल। अब आपने इसका क्या देखा, नजरिया क्या है पेपर का, पॉलिटी से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी से प्रश्न आपके यूपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं जो महान व्यक्ति हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गए। अब आप जाके पॉलिटी में ना लाल बहादुर शास्त्री पढ़ लीजिएगा ध्यान से, है ना। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी भी बताइएगा कि कहाँ पे है और वहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अब जाके आप क्या करेंगे, समितियां पढ़ेंगे, उनके गठन देखेंगे, उनके प्रमुख कौन कौन है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो पॉलिटी से रिलेटेड है, 2013 में पूछा गया है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, तो यहाँ पे संविधान सभा महत्वपूर्ण हो गया, है ना। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ध्यान से देखिए, देख लिया। चल इसमें राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब आप ना हमें कमेंट सेक्शन में जब आप पढ़ लीजिएगा तब आंखें में बताइएगा अस्थायी अध्यक्ष भी एक व्यक्ति को बनाया गया था। ठीक है, वो कौन थे? ठीक है, उम्मीद करता हूं आप जरूर बताएंगे। चलिए चलिए उनके लास्ट नाम में सिन्हा जी ऐड हुआ है, अब बता देना, है ना। भारत में संपत्ति का अधिकार, तो आपको फंडामेंटल राइट पॉलिटी में सारे के सारे जो महत्वपूर्ण हैं रट जाने हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट हैं और जितने भी डीपीएसपी हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट में जितने आर्टिकल हैं 12 से 35 तक, सारे के सारे मुख्य प्रावधानों को आप रट जाइएगा। डीपीएसपी में जो महत्वपूर्ण, एकदम बिल्कुल महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन्हें रट जाइएगा। ठीक है, तो भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, बताइए। ए है संवैधानिक, बी है मौलिक, सी है कानूनी, डी है प्राकृतिक अधिकार। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब केवल कानूनी अधिकार के रूप में है। तो दोस्तों पहले ये
क्या था, पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ और जो फंडामेंटल राइट था, जो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। अगर पूछे वर्तमान में इसे किस अनुच्छेद में जोड़ा गया तो 300A में, ठीक है। तो इतना तो एटलीस्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। चलें, अगर पूछे कि पहले किस आर्टिकल में था तो आर्टिकल 31 में था और 19F में था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलें अगला क्वेश्चन देखें। राज्यसभा की जो सदस्यावधि है वो होती है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 वर्ष, ये प्रश्न पूछा गया है, सिंपल सा, ठीक है। तो लोकसभा का कितना होता है 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, स्थायी सदन, और लोकसभा को बोलते हैं अस्थायी सदन, ठीक है। तो उच्च सदन भी राज्यसभा को बोलते हैं और निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को। चल, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बताइए, अभी की बात करें तो कौन है। तो इसमें देखिए उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय के क्वेश्चन को खारिज कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि वर्तमान के। तो वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी की जो स्थिति है उसको याद रखिएगा। ये जो बिल्कुल बैकवर्ड ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, इनको पीबीटीजीएस में ऐड करते हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, बिल्कुल जो पिछड़ी जनजाति होती है उससे संबंध रखती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में कौन है बताइए। केशवानंद भारती, पी सदाशिवम, सी मार्कंडेय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन 2013 में तो कुछ और ही जवाब होता। तो इसका राइट आंसर होगा धनंजय यशवंत चंद्र चूड़। क्या नाम है, धनंजय, ठीक है। धनंजय अगर आप याद रख पाते हैं तो इतने से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। धनंजय यशवंत चंद्र चूड़ इनका नाम है, जो वर्तमान में भारत के सीजीआई हैं, मुख्य न्यायाधीश। अब बताइए तेलंगाना राज्य किस, ये देखिए क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसको छोड़िए। अब देखते हैं दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में किस राज्य में विधानसभा, इसको भी खारिज कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप क्या करना, आप अभी हाल फिलहाल में आपने देखा मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जाके देखोगे वहां पे पहले कौन मुख्यमंत्री थे, अब कौन मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो तख्ता बदल हुई है ना, सीटें चेंज हुई हैं, मामा जी को हटा दिया गया है मध्य प्रदेश में। तो वो सारी चीजें ना लोकल में जाके देख लोगे, कहाँ कहाँ पे हुआ है, किसका सीट तब्दीली हुई है। तो पॉलिटी में आपको डायनेमिक सेक्शन भी लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए 58 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश कहाँ है। तो दोस्तों आप हेडिंग बनाओगे अपनी पॉलिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और उन्होंने जो भारतीय संविधान के निर्माण में जो रोल प्ले किया है, अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कह रखा है। उसके बाद भारतीय संविधान में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनका जितना भी रोल रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में, वो सारी चीजें पढ़नी है और इनकी जीवनी पढ़नी है। इन्होंने पूना पैक्ट में क्या किया था 1932 में, ठीक है, वो सारी चीजें आप भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड जाके पढ़िएगा। महात्मा गांधी के आंदोलनों को भी पढ़िएगा, लाल बहादुर शास्त्री को भी पढ़िएगा, ठीक है। ये आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस देंगे, एग्जाम में कॉन्फिडेंस देंगे, ठीक है। चलें, अब इसमें देखिए राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो मुरादाबाद राइट आंसर होगा। ये कहीं ना कहीं यूपी स्पेशल का भी है और पॉलिटी का भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये 2013 में पूछा गया है। अभी वर्तमान में आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। तो आप आनंदीबेन पटेल को याद रखिए, बाकी उस समय की चीजों को भूल जाइए, ठीक है। तो राज्यपाल अब जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, तो ये यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन है। तो आप जाके उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है उनका नाम याद कीजिए, ठीक है। राज्यपाल से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उन्हें पढ़िए, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की, ठीक है, बताइए। ये कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप पॉलिटी में भी देख सकते हो, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। और अमा सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखी है। तो प्रश्न पूछे कि दो देशों के लिए एक व्यक्ति ने जो राष्ट्रगान लिखा है उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब पॉलिटी में फिर से 2013 के प्रश्न आने लगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है बताइए।
ए है संसद का संविधान, बी है उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी है संसद के सदनों की अवधि, डी है भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो प्रमुख प्रावधान है, अनुच्छेद हैं, वो आप जाके पढ़ोगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधान मंडलों पर माल और सेवा, जैसे जीएसटी की बात हो रही है, ठीक है, जीएसटी की बात हो रही है, को नियंत्रित करने वाले कानून को बनाने वाली शक्ति के साथ शक्ति प्रदान की? तो बताइए, ए है 101वें संविधान संशोधन विधेयक 2014, बी है 115वां संविधान संशोधन विधेयक 2014, सी है 120वां संविधान संशोधन विधेयक 2014, डी है 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि 101वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। ठीक है, चलें अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अब इसमें क्या है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बताइए कौन सा भाग है जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप की बात करता है पॉलिटी में। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा, आप भारत के संविधान में पार्ट देखेंगे, किस पार्ट में क्या दिया गया है। प्रमुखतः आप 5-6 पार्ट याद कर लो शुरू के, तो क्या पता क्वेश्चन काम बन जाए, है ना। तो वैसे आपके पास टाइम है अभी 1 महीना, तो आप पूरे पार्ट्स भी याद कर सकते हो। मेहनत कीजिए, 9 घंटे कम से कम मेहनत कीजिए, है ना। तो इसमें देखिए भाग 6, भाग 2, भाग 8 और भाग क्या है 12। तो इसमें देखिए दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 2 में भारत में नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान दिए गए। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है। तो ये सारी चीजें ना टिप ऑफ टंग होनी चाहिए, है ना। तो आप जाके पॉलिटी में भाग और किस भाग में कौन सा विषय है वो मोटा मोटी देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए एक बार ध्यान से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष में, ठीक है, वर्ष से कम आयु के बच्चे, कितने वर्ष से कम के आयु के बच्चे कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, बताइए, ए है 14, बी है सी है 16, बी है 15, डी है 17। तो दोस्तों इस पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं। तो अनुच्छेद 24 क्या बोलता है कि उनका जो जान है, उनका जो शरीर है, उसको कोई क्षति ना हो, इसलिए उन्हें किस खतरनाक कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा। और वो अगर इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री, जैसे फिल्मी दुनिया है, या फिर घर का कोई मनोरंजन से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है, या फिर घर का ही कोई दुकान है जहाँ पे खतरा नहीं है, तो उसमें केवल काम कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी कारखानों वगैरह में जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, ए है अनुच्छेद 67, बी है अनुच्छेद 55, सी है अनुच्छेद 51, डी है अनुच्छेद 74। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर पूछे यहाँ पे देखिए चुनाव प्रक्रिया की बात है तो 55, लेकिन चुनाव की बात अगर आए, प्रक्रिया की बात ना आए, तो 54 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पॉलिटी में ही उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये हम देख चुके हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो 284 सदस्यों के द्वारा हस्तलिखित संविधान पे हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो उसमें महिलाएं कितनी सम्मिलित थी? बताइए, ए है 30, बी है 20 और सी है 15, डी है 25। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 महिलाएं थी, तो उनका नाम नहीं रटना है, बस इतना याद रखिए 15 महिलाएं थी। अगर ऊपर के कुछ प्रमुख महिलाओं का नाम याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है ना। चलें अब आते हैं हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर। अब हिस्ट्री के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब बताइए, यहाँ पे आपने हिस्ट्री में सबसे पहले क्या देखा कि इतालवी यात्री, यानी कि भारत में जो दार्शनिक आए हैं, ठीक है, कौन आया है? दार्शनिक। तो आप हिस्ट्री में सबसे पहले क्या करें, दार्शनिक एक टॉपिक बनाएं कि भारत में जो दार्शनिक आए हैं और किसके काल में आए हैं, किसका शासन काल था, उससे जोड़ जोड़ के आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी पढ़िएगा। देखिए प्रश्न पूछा हुआ है कि वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, यानी कि प्रशंसा करते हुए विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन करने वाला इटली से आया हुआ यात्री कौन था? तो ए है मार्को पोलो, बी है निकोलो कांटी, सी है बारबोसा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों ये है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निकोलो कांटी। कहाँ से आया था? इटली से आया था। ठीक है,
चलें अगला क्वेश्चन देखें। स्वतंत्र भारत के बाद रियासतों का एकीकरण के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में किसका नाम आता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 3 जगह पे हमने प्रश्न देखा है ना। चलें क्वेश्चन नंबर 8 देखें। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो आपको क्या करना है, आप देखिए ये एंशियंट हिस्ट्री का जो एंड पॉइंट है ना, और मेडाइवल हिस्ट्री का जो बिगिनिंग पॉइंट है वहां से रिलेट करके क्वेश्चन है। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी कहाँ पे थी? ए है नालंदा, बी है बोधगया, सी है लुम्बिनी, डी है कन्नौज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कन्नौज में। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखें। हर्षवर्धन की राजधानी हमने देख लिया। अब देखेंगे हम मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन था, तो इस प्रश्न को आप डायरेक्टली समझिए। इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी उदयन भी आए और घनानंद भी आए अगर ऑप्शन में क्वेश्चन के, ठीक है, तो वो दोनों सही होगा। ठीक है, तो आप देखिए जो मगध था उस पे अंतिम शासक उदयन था, लेकिन मगध साम्राज्य का अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलें, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? आपसे प्रश्न बन रहा है, तो बताइए। ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक और डी है कौटिल्य। तो अशोक इसमें राइट आंसर होगा। आप अशोक के शिलालेख, अशोक की जीवन की घटनाएं, अशोक से रिलेटेड, बुद्ध से रिलेटेड, ठीक है, अशोक का बुद्ध के साथ संबंध वाली जो बात है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने क्या करा बुद्ध धर्म के लिए, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आप हिस्ट्री में अशोक एक टॉपिक बनाइए, और अशोक ने कौन कौन से कांड किए थे, अशोक ने कौन कौन सी स्थापना करी थी, अशोक को देवप्रिय क्यों कहा जाता है, किस शिलालेख में अशोक की कौन सी बात कही गई है, कितने शिलालेख हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है उससे रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए एक पौराणिक कथा के अनुसार, ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर, ठीक है, कहाँ पे? दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों का बलि दी थी, बताइए। तो ए है भगवान विष्णु, बी है भगवान ब्रह्मा, सी है भगवान शिव, डी है देवी काली। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भगवान ब्रह्मा। देखिए ये रिलीजियस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप अगर जाके पीसीएस 2020 का क्वेश्चन देखें, ठीक है, यूपी पीसीएस 2020 का, तो वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये भी पढ़ के चलना है ना, हमें एग्जाम निकलना है ना। देखिए काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी, बताइए। काकोरी कांड के नाम से भी जिसको जानते हैं, तो ए है खुदीराम बोस, बी है शिवराम राजगुरु, सी है अशफाकुल्ला खां, डी है यतेंद्र नाथ दास। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्ला खां भी थे। और ये घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925, ककोरी कांड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चले अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा के द्वारा बनाया गया था, किस महाराजा के द्वारा, बताइए। पृथ्वीराज चौहान, राय बुलर भट्टी, सवाई प्रताप सिंह, रानी पद्मिनी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है सवाई प्रताप सिंह, यानी कि जो हवा महल 1799 ईस्वी में बनी थी वो किसने बनाया था? सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखें। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों प्रश्न ऐसे भी बनता है कि भारत की प्रथम हिंदी भाषा की समाचार पत्र, ठीक है, यहाँ पे तो डेट भी दे दिया, तो 30 मई 1826 याद रख लेना है। प्रकाशक भी पूछ लेता है तो उसका नाम मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, उदंत मार्तंड। ठीक है, अब इसके संपादक कौन थे? वो जुगल किशोर शुक्ला थे। कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को याद रहेगा, क्या नाम था? जुगल किशोर, ठीक है, शुक्ला। ठीक है, तो आप मेंशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था, बताइए। 1857 की क्रांति से रिलेटेड, यानी हिस्ट्री में 1857 की क्रांति अति महत्वपूर्ण है, तो आप उस टॉपिक को बनाइए और इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सारे के सारे एमसीक्यू के माध्यम से हम 1857 की क्रांति कल ही समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें राइट आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है झांसी, सी है दिल्ली, बी है हैदराबाद, डी है मेरठ। दोस्तों ये मुहिम स्टार्ट हुई थी मेरठ से, किस डेट को? 10 मई से। ठीक है, तो इससे रिलेट करके हमने 80 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज आपके सामने रखेंगे। उस 80 क्वेश्चन से मान के चलिए आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ जाने हैं। ठीक है, तो उसे भी कल आपको मिलेगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिए। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आपको घुमाने के लिए भी पूछा गया, बताइए किस वर्ष। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे? रेल बजट और बजट, तो आप
इतिहास में भी बजट देखेंगे, इकोनॉमिक्स में भी बजट देखेंगे, ठीक है। तो बजट, इसका पॉलिटिकल नेचर भी क्या है ना, आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 112 में क्या हुआ है ना। उसके बाद बजट से रिलेटेड आपको जाके पढ़नी है बातें, बजट आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो यहाँ पे है 2016, 2008, 2012, 2004। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2016 में अंतिम यानी आखिरी बार रेल बजट और सामान्य बजट को अलग अलग पेश किया गया था। 2017 में दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। चलो अब देखिए स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। अब इसमें देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, अब आपको जो अंतरिम सरकार की गठन हुई थी, ठीक है दोस्तों, तो वो जाके आप क्या करोगे, हिस्ट्री में पॉइंट आउट करोगे, टॉपिक्स में लिखोगे क्या, इंटरिम गवर्नमेंट या तो अंतरिम सरकार, ठीक है। अब उस समय किसका क्या भूमिका था और कौन सा रोल किसने प्ले किया, कौन से मंत्री कौन बने, है ना, शिक्षा मंत्री कौन बने, रक्षा मंत्री कौन बने, खाद्य मंत्री कौन बने, तो वो जाके आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में तो बलदेव सिंह राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो याद ही रखोगे आप, है ना। कानून मंत्री कौन बने, सारी चीजें आपको जाके पढ़नी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये रिवर बेस्ड है, हिस्ट्री बेस्ड है ना। तो ये कहाँ पे किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो बहुत फेमस नदी है, ये नर्मदा का एक नदी द्वीप पर स्थित, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। और ये लगभग कितना फिट है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। 182 मीटर मैं आपको बता देता हूँ, आप फिट में बताना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर, देखिए यहाँ पे भारत काट दीजिए, आप बंगाल वहां पे लिखिए, भारत की जगह पे बंगाल लिखिए, ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ए है वारेन हेस्टिंग, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है जॉर्ज वॉटसन, डी है विलियम जॉर्ज वॉकर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है, तो बताएं, ए है उदयपुर, बी है जोधपुर, सी है मैसूर और क्या है डी जयपुर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस स्थित है। तो आपको देखना है गुलाबी शहर कहाँ पे, कौन सा पैलेस स्थित है, बीजापुर का गुंबद कहाँ पे है ना। तो ये सारे क्वेश्चन ना आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़ने हैं। ऐतिहासिक, आप इसमें क्या टॉपिक बनाओगे, ऐतिहासिक इमारतें एवं स्थान एवं प्रदेश, ठीक है, और किसने बनवाया, तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इसे भी आके आप पढ़ लोगे। ये टॉपिक आपके हिस्ट्री से भी रिलेट करता है, मॉडर्न हिस्ट्री में, और उसमें करंट अफेयर में जो रिन्यूएशन हो रहा है कि इसका पुनरुद्धार किसने करवाया, उससे भी रिलेट हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कला एवं संस्कृति वाले विषय पे, तो वहां पे भी ये टॉपिक आपसे पूछे जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पिंक शहर को क्या बनाया गया है, यूनेस्को का हेरिटेज एक बना दिया गया है ना। तो आप ऐसे लोकेशन को पढ़ो, है ना। चलिए अब आते हैं हम आर्ट एंड कल्चर पे, ठीक है, कला और संस्कृति से रिलेटेड अब हम जो क्वेश्चन है उस पे बात करेंगे। लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद के द्वारा रखी गई थी। देखिए अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ये कहीं ना कहीं यूपी स्पेशल का भी है, आर्ट एंड कल्चर का भी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बताइए, उम्मीद है कि आप जरूर बताएंगे। इसमें देखिए ए है बड़े गुलाम अली खान, बी है बादू खान और सी है बिस्मिल्लाह खान, डी है अमजद अली खान। तो देखिए इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसमें तो मिलने से रहा, क्योंकि राइट आंसर इसमें आपको नहीं मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा बादू खान, यानी कि ये गलत लिखा हुआ है, ये सही जवाब है बख्शू खान उस्ताद। क्या नाम है, बख्शू, ठीक है, क्या नाम है, बख्शू, ठीक है। तो ये एग्जाम पेपर जिसने सेट किया था ये उसके द्वारा मिस्टेक है, बख्शू खान, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखें, लखनऊ घराने की नींव, तो अभी हमने देखा था, है ना, तो लखनऊ घराना हमने देख लिया। अब 32 नंबर का देखिए, चिमांचेरी कुन्ही रमण नायर, ये करंट अफेयर ओरिएंटेड है। तो अगर हाल फिलहाल में आप देखते रहना करंट अफेयर में कि जो आर्ट एंड कल्चर का जो करंट अफेयर का टॉपिक्स है उसे एक बार देख लेना कि किसको कौन सी पुरस्कार, किस नृत्य के लिए पुरस्कार, किसको कथक के लिए, किसको आपके अन्य मोहिनीअट्टम या किसी भी के लिए कौन सा पुरस्कार हाल फिलहाल में दिया गया, ठीक है, वो सारी चीजें पूछी जा रही है। तो चिमांचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक है, बताइए। ए है कथकली, बी है मोहिनीअट्टम, सी है भरतनाट्यम, डी है यक्षगान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो चिमांचेरी कुन्हीरमण नायर जी हैं वो कथकली से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित हुई थी। तो आप बौद्ध धर्म, ठीक है, कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म को भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म आपको आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में कहीं पे भी पढ़ना है, ठीक है। तो बताइए तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ पे आयोजित हुई थी।
तो ए है यांगून, बी है पाटलिपुत्र, सी है वैशाली, डी है राजगीर। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आ गया है, तो आप ना इससे रिलेटेड सारे जो हुए हैं वो एक बार आप याद कर लीजिए। ठीक है, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी ये राजगृह में हुई थी। राजगृह कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में पूछता है। अब यहाँ पे देखिए, प्रथम आपने देख लिया राजगृह में बिहार की। ठीक है, उसके बाद दूसरी कहाँ पे हुई, वैशाली में। ठीक है, उसके बाद तीसरी कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ पे हुई, कुंडलग्राम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 483 ईसा पूर्व में तो पहली हुई, 100 साल के बाद दूसरी हुई, उसके बाद देखिए लगभग 100 साल के आसपास ही 255 ईसा पूर्व में तीसरी हुई। तो यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि प्रथम बौद्ध संस्कृति के समय शासक कौन था, तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। उसके बाद दूसरे के अध्यक्ष कौन थे, सवाकामी थे। शासन किसका था, कालाशोक का था। ठीक है, तो ये चार्ट ना आप कॉपी पे बौद्ध संस्कृति में जाके पढ़ लेना, या तो फिर आप हमसे रिक्वेस्ट करना मैं तो हूँ आपके लिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड दुनिया भर की एमसीक्यू, यानी कि मान के चलो हम लगभग 30 क्वेश्चन में पूरा बौद्ध धर्म कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे पढ़ा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ लेना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध सितार वादक नाइब इनायत खान उत्तर प्रदेश के मतलब किससे संबंधित है, किस स्थान से संबंधित है, बताइए। ए है एटा, बी है इटावा, सी है औरैया, डी है फिरोजाबाद। दोस्तों तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि इटावा से संबंधित है प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए डैश भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्राज्ञ हैं। अब इसमें देखिए ए है सोनल मानसिंह, बी है मल्लिका साराभाई, सी है पंडित बिरजू महाराज, डी है उदय शंकर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंडित बिरजू महाराज, जो कथक नृत्य के एक शास्त्राज्ञ हैं, मतलब उनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। चलें इसमें देखें अगला क्वेश्चन। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, बताइए। ए है पुलिकली, बी है राउत नाच, सी है डालू कुनिता, डी है घुघरा। अब देखिए इस टॉपिक से हमें क्या समझ में आता है कि यूपी पुलिस के लिए जो लोक नृत्य है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप यूपी पुलिस के लिए लोक नृत्य तैयार करेंगे। ठीक है, लोक नृत्य हमने देख लिया, लोक संगीत लोक नृत्य दोनों आपको तैयार करना है। तो आप क्या करोगे, आर्ट एंड कल्चर में लोक नृत्य, जिसको इंग्लिश में फोक डांस और हिंदी में क्या बोलते हैं लोक नृत्य, और संगीत को क्या बोलते हैं फोक सॉन्ग, और उसके बाद क्या बोलते हैं लोक गीत। ठीक है, तो वो सारी चीजें वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो उन्हें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, घुघुरा। ठीक है, घुघुरा उड़ीसा से संबंध रखने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर घूमर की बात करें तो राजस्थान से संबंधित हो जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे बगरू डैश की हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, बताइए। बगरू एक स्थान का नाम है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है ये हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, तो बताइए ये कहाँ से संबंध रखती है। तो ए है जम्मू और कश्मीर, बी है राजस्थान, सी है असम, डी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान से। ठीक है, तो चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चरकुला नृत्य, तो ये कहीं ना कहीं यूपी स्पेशल से संबंधित है और आपके आर्ट एंड कल्चर से भी। तो ए है गुजरात, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है बिहार। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो भी लोक नृत्य हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सब टिप ऑफ टंग रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बुद्ध का जीवन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, उम्मीद है कि आपको पता होगा इसका राइट आंसर। ए है सारनाथ, बी है प्रयाग, सी है कन्नौज, डी है थानेश्वर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सारनाथ में। ठीक है, तो जब बौद्ध धर्म से रिलेटेड मैं टॉप 30 एमसीक्यू लेके आऊंगा तो उसमें हम बौद्ध धर्म के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, जैसे सारनाथ कहाँ पे है, वाराणसी में है, कहाँ कौन सा पार्क था, हिरण पार्क था। ठीक है, तो ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे बुद्ध से रिलेटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखिए, जैन धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ए है ऋषभदेव, बी है महावीर स्वामी, सी है पार्श्वनाथ, डी है मल्लिनाथ। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर है पार्श्वनाथ। ठीक है, और इसके संस्थापक के रूप में ऋषभदेव को जाना जाता है और 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जी को माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और मोटी मोटा हम जैन धर्म से रिलेटेड भी 20 या 30 एमसीक्यू में कवर कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में, देखिए वर्ष 2013 से हमें मतलब नहीं है, ये करंट अफेयर हो गया आर्ट एंड कल्चर का।
ठीक है। तो यहाँ पे पुरस्कार से रिलेटेड, सम्मान से रिलेटेड बात की जा रही है, साहित्य में जो नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो इसमें देखिए इन ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं, ऑप्शन खारिज कीजिए। जो वर्तमान में मिला है यानी 2023 में मिला है वो हमें याद रखना है। तो 2023 में किसको मिला है दोस्तों? तो ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए किनको मिला है, बताइए। जॉन, बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन फासोके, ठीक है, जॉन फासो। 2023 में किसको मिला साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? जॉन फासो, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखें। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो एक बार आप ऑप्शन पढ़ लें। उम्मीद है आपने वीडियो रोक के पढ़ लिया होगा, है ना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु क्या दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। चलें अब देखिए यूपी स्पेशल आ गया, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, है ना। तो यूपी स्पेशल में जो टॉपिक है वो बस देखिएगा, है ना। तो देखिए उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है, यानी कि आपको उत्तर प्रदेश का सेंसस भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो सेंसस में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का लगभग 16.4% है। चलें अगला क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था मुरादाबाद में, तो यूपी स्पेशल में हमने क्या देखना है? जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, फेमस हेडक्वार्टर है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है, यूपी स्पेशल में। चलें अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल बताइए, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो आपके संवैधानिक पद हैं, जो महत्वपूर्ण पद हैं, उनको भी याद रखना है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 76 देखें। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रही है? तो ए है एटा, बी है ग्रेटर नोएडा, सी है गोरखपुर, डी है इटावा। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इटावा में, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलें क्वेश्चन नंबर 24 देखें। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है वो उत्तर प्रदेश, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की मृदा है, सॉयल है, कहाँ पे तराई है, ठीक है, कहाँ पे दोमट है, कहाँ पे बलुई है, कहाँ पे बांगुर है, सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जलवायु भी पढ़नी है, मिट्टी, जलवायु, कृषि, ये उत्तर प्रदेश का छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि पूछेगा ही पूछेगा। क्लाइमेटिक जोन भी पढ़ना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो मानसून है, किस प्रकार का मानसून यहाँ पे आके वर्षा करती है, ठीक है, कौन सी नदी बहती है, उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसे पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो यहाँ पे देखिए जो जौनपुर है उसमें किसकी कमी है? पोटास, ठीक है। तो जौनपुर की मृदा में पोटास की कमी है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो ए है चंदौली, बी है औरैया, सी है महोबा, डी है एटा। तो दोस्तों इसमें जो महोबा है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे नोट बना लीजिएगा कि मध्य प्रदेश का कौन कौन सा जिला आता है और उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा जिला आता है। तो देखिए बांदा है, ललितपुर है, हमीरपुर है, जालौन है, महोबा है, चित्रकूट है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। और मध्य प्रदेश का कौन है? दतिया, सागर, छतरपुर, टिकमगढ़, दमोह, पन्ना, ये सब किस में आते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखें। अशोक स्तंभ, देखिए ये आर्ट एंड कल्चर का भी है और यूपी स्पेशल का भी है। तो अशोक स्तंभ उत्कीर्ण किए हुए शेर का जो मुख है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जो सिक्के में आप देखते हो, तो इसमें किस संग्रहालय में संरक्षित किया गया है वो पूछा जा रहा है। तो पूछा गया है, तो ए है कुशीनगर, बी है सारनाथ, सी है कन्नौज, डी है लुम्बिनी। तो दोस्तों कहाँ पे? सारनाथ के म्यूजियम में, तो आपको पता होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने अशोक वाले टॉपिक में ये सारी चीज़ें पढ़नी थी, यूपी स्पेशल में भी पढ़नी है, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, तो पढ़िएगा। अब यहाँ पे देखिए चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जीजक भक्ति, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, कुछ विशेष क्षेत्र को विशेष नाम से जाना जा रहा है, ठीक है, तो आप उन्हें भी अलग से देखिएगा, ठीक है। जीजक भक्ति या जिया होटी के नाम से जाना जाता था। तो ए है अवध, बी है बुंदेलखंड, सी है काशी, डी है दोआब। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है बुंदेलखंड को किसके शासनकाल में? चंदेल शासन के दौरान बुंदेलखंड को किस नाम से जानते थे? जीजक भक्ति या तो जयहोटी के नाम से। चलें अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे, ठीक है। महिलाओं से संबंधित भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 1847 में कोई पत्रिका क्या करी थी? संपादित करी थी, ठीक है।
तो वो पत्रिका कौन सी थी? तो यहाँ पे है बाल बोधनी, बी है सरस्वती, सी है सितारे हिंद, डी है उदंत मातंड। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल बोधनी जो पत्रिका थी महिलाओं से संबंधित थी। और किस कहाँ के महिलाओं के? उत्तर प्रदेश के। इसके संपादक कौन थे भाई? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगर भारत में गद्य, ठीक है, गद्य के, हिंदी में गद्य के अगर जनक के रूप में जाने जाते हैं तो विशेषकर भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ठीक है। चल, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार कहाँ पे स्थित है? तो अभी हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट है ना, यूनिवर्सिटी। तो ये हम उत्तर प्रदेश का जो जैसे विश्व प्रसिद्ध जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ विश्व प्रसिद्ध या भारत प्रसिद्ध कुछ मुख्यालय हैं, उनके ऊपर भी हमें विचार करने हैं और उनको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर से रिलेटेड जो क्या है विश्वविद्यालय और विद्या विहार है वो लखनऊ में है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ए है बरेली, बी है प्रयागराज, सी है नोएडा, डी है फैजाबाद। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का पुलिस का जो मुख्यालय स्थित है, ठीक है। चलें, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये उत्तर प्रदेश का तो हम क्वेश्चन देख ही चुके हैं। चलें, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? ये उत्तर प्रदेश विशेष की क्वेश्चन है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ लोकल एक्टिविटीज है ना, लोकल फेस्टिवल्स है जो फेमस हैं, उनको भी पढ़ना है। और भारत के स्तर पे भी जो फोक डांस में किसी विशेष फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए खेला जाता है, मनाया जाता है, उसे भी। अभी देखिए हाल फिलहाल में ये आपका जो गुजरात का क्या बोलते हैं उसको, डांडी है ना, गुजरात का जो डांडिया है, तो उसको ना इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में रखा गया है ना, यूनेस्को में इंटेंजिबल कल्चर के रूप में एज अ हेरिटेज के रूप में रखा गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। और वहाँ का एक फेमस डांस है, उसका क्या नाम है, गुजरात में डांडिया खेलते हैं, ओके। और ठीक है, आप बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप बताना, ठीक है। बरसाना होली किससे खेली जाती है? तो दोस्तों डंडे से खेली जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्राज्ञ हैं, तो ये हम देख चुके हैं पंडित बिरजू महाराज जी। तो उत्तर प्रदेश विशेष में भी प्रश्न बनेंगे, है ना। गरबा, हाँ, जो गुजरात का गरबा है, ठीक है। तो गरबा को इंटेंजिबल हेरिटेज जो एक डंडा लेके खेला जाता है ना, ऐसे थकड़ी बजा बजा के खेलती हैं औरतें गुजरात की, इसको इंटेंजिबल यूनेस्को के हेरिटेज में भी ऐड किया गया। तो याद रखना, प्रश्न बने तो आपसे हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित होता है दोस्तों? तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो याद रखना, ये होता है दोस्तों आगरा में, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो मैंने बताया उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नहरें हैं, उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो झीलें हैं, उत्तर प्रदेश का जो नेशनल पार्क है, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पहले नहर और नदियां पढ़ लीजिए, उसके बाद पार्क, झीलें, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर और क्या है, निचली गंगा नहर। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर। तो सबसे लंबी नहर उत्तर प्रदेश की कौन सी है? शारदा नहर। चलें अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो जाहिर सी बात है अभी भी वही है, योगी आदित्यनाथ। चलें अगला क्वेश्चन देखिए, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जाके देखें महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और महिलाओं को प्रमोट करने के लिए ये सिमुलाइज किया जा सकता है। आप महिला पुलिस में अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सिमुलाइज करके या तो फिर मोटिवेशन के लिए या फिर महिला सशक्तिकरण को दिखाने के लिए भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो बताइए पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों वो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, और कौन थी? सुचेता कृपलानी, ठीक है। चले अब देखिए, हमने जो क्वेश्चन वाला पार्ट था, जो विशेष विषय थे, कहाँ कहाँ से वेटेज था क्वेश्चन का, वो हमने क्वेश्चन के साथ टॉपिक्स भी डिस्कस किए, क्वेश्चन भी खूब प्रॉपरली डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ अन्य सेक्शन, जैसे आपसे करंट अफेयर कहाँ पढ़ना है, क्या क्या आपको इन 30 दिनों में पढ़ने हैं। तो महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक, ठीक है। आप देखेंगे न्यूज में कौन कौन सी पुस्तक न्यूज में थी, उसके लेखक कौन कौन से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 2013 से 2019 के पेपर में कम से कम 6 प्रश्न ऐसे देखे हैं, ठीक है। तो आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट से भर भर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट, आप जैसे अवार्ड, किस स्पोर्ट में कौन से अवार्ड, किस स्पोर्ट में कौन जीता, कितने गोल्ड मेडल्स आए, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पुरस्कार,
जैसे आपके जितने भी पुरस्कार हैं खेल से संबंधित, और उसके बाद जो भी पुरस्कार हाल फिलहाल में मिले हैं 2023 में, वो सारे आपको पढ़ने हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो उत्तर प्रदेश की, जैसे हमने राज्यपाल की बात करी थी, ठीक है, राज्य सचिव की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में डीआईजी कौन है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप महत्वपूर्ण नियुक्तियों को भी ध्यान देंगे, है ना। उसके बाद प्रसिद्ध व्यक्ति, जैसे विश्व स्तर पे कौन प्रसिद्ध है, भारत में कौन प्रसिद्ध है, ऐसे जो न्यूज में रहे हैं उनके ऊपर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और कृषि से संबंधित, जैसे हमने इन्वायरमेंट में बात करी थी कि जैसे मान लीजिए FAO की बात हो, और चावल अनुसंधान रिसर्च सेंटर की बात हो, या फिर गेहूं से रिलेटेड बात हो, या फिर गेहूं सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है, गन्ना कहाँ सबसे अधिक उत्पादित होता है, उसका मतलब रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये विविध और समसामयिकी से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आपके प्रश्नों में पूछे गए थे 2013 से 19 के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो ये रही टोटल स्ट्रेटजी, और यहाँ पे अब हम पहुँचते हैं फाइनल टॉप पे, ठीक है। और यहाँ पे अब हम पुनः आते हैं कहाँ पे, वहीं पे। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो एक बारी हमने तो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम एक बारी आते हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे, है ना। वहाँ पे देखेंगे कि आपने क्या क्या करना था। एक बारी फिर से आपको याद दिला दूँ कि आप 30 दिनों का यूटिलाइज खूब अच्छे से करें, है ना। हम आ जाते हैं वहाँ पे, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बेटर फैसिलिटी नहीं है इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। होप कि आप सपोर्ट करेंगे इन चीज़ों को, और जल्द ही हम उस मुकाम तक पहुँचेंगे, है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़िए और इन महत्वपूर्ण सेशन और महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी का भी क्या करें, फायदा उठाएं। तो हमने क्या देखा था, इतिहास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उन्हें पॉइंट आउट करना था, अर्थशास्त्र में, राज्य व्यवस्था में, उत्तर प्रदेश, पर्यावरणीय विज्ञान, और हिंदी में तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आपके चार्ट में मिलनी चाहिए कि आप 30 दिनों तक भटको नहीं, उन सिर्फ टॉपिक्स के इर्द गिर्द खूब पढ़ाई करो, ठीक है, कि कम से कम वहां से जो क्वेश्चन बने वो आपसे छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये रही आपकी 30 दिन की मास्टर स्ट्रेटजी। होप कि आपने वीडियो फुल एंजॉय किया होगा, क्वेश्चन खूब समझे होंगे और खूब सारा कुछ सीखा होगा, ठीक है। अब यहीं पे वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, सही मायने में आपको फ्रूटफुल लगा है, आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप हमसे जुड़िए और ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए चलिए खूब पढ़ाई कीजिए, पुलिस बनिए। चलिए धन्यवाद और बने रहें, टेक केयर, बाय बाय।